Mathematics is the music of reason and symphony of ideas। जी हाँ प्यारे साथियों, ये विचार हैं सर श्रीनिवास रामानुजन के और मैं हूं आपके साथ दिवेश सुमन। आप सभी को नेशनल मैथमेटिक्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन सर रामानुजन के मैथ्स के फील्ड में दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। मैथ्स के क्षेत्र में सर रामानुजन का योगदान भारत को गौरवान्वित करवाने वाला रहा है। सर श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं मिला, फिर भी इन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थियरी, इनफाइनाइट सीरीज, कंटिन्यूड फंक्शंस इत्यादि के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, बल्कि भारत को भी अतुलनीय गौरव प्रदान किया। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति थे। इनके बारे में कहा जाता है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इन्होंने खुद से मैथ्स सीखा और अपने जीवन भर में कुल 3884 गणित के थ्योरम्स का संकलन किया। इनमें से अधिकांशतः सही साबित किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित के अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को गणितीय मुख्य धारा में अभी तक नहीं अपनाया गया है। हाल ही में सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त भी किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्र में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई है। अगर इनके जीवन की बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन तमिलनाडु के एरोड से प्रारंभ होता है, जहां 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ। ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। इनका जीवन यापन भी वहां की संस्कृति के आधार पर हुआ। अतः इनमें भगवान के प्रति एक सच्ची श्रद्धा थी और इनका एक अटूट विश्वास भगवान के प्रति था। इसीलिए इन्हें इनकी आराध्य देवी कुल देवी से भी जोड़कर देखा जाता है। ये अक्सर कहा करते थे कि मुझे जो भी सूत्र, फॉर्मूला इत्यादि प्राप्त होता है वो कुल देवी ने दिया है मुझे। इस प्रकार हम यदि देखें तो सर रामानुजन का जीवन 1887 में प्रारंभ होता है और 2 वर्ष की आयु में ही इन्हें स्मॉल पॉक्स हो जाता है। यह उस समय की एक काफी गंभीर विपदा थी, जिसमें उस समय तंजावुर में केवल 4000 से अधिक बच्चों ने प्राण गंवाए थे। उससे ये उबरते हैं, परंतु अपनी प्रारंभिक 3 वर्षों तक सही से बोलने की कला अपने अंदर विकसित न कर पाने के कारण इनके परिवारों में यह चिंता होने लगी कि क्या ये कभी बोल नहीं पाएंगे। समय के साथ इन्होंने उस पर भी काबू पाया। आगे चलकर इनका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होता है।
परंतु पारंपरिक शिक्षा में इनका कभी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्षों की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुंच गए। इन्हें प्रश्न पूछना अत्यंत प्रिय था और इनके प्रश्नों से अक्सर सामने वाले अचरज में पड़ जाते थे या कहें तो असहज हो जाते थे। इनका व्यवहार बहुत ही मधुर था, तभी इनके सहपाठियों, इनके शुभचिंतकों का ऐसा कहना है कि कोई भी इनसे नाराज नहीं हो सकता था। इनके सहपाठियों के अनुसार इनकी प्रतिभा विद्यार्थियों और शिक्षकों पर प्रारंभ से ही छाप छोड़ने लगी थी। इन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज के स्तर के गणित को पढ़ लिया था। एक बार इनके प्राध्यापक, जो प्रधानाध्यापक थे विद्यालय के, उन्होंने कहा था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं का मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होता है। तात्पर्य यह था कि रामानुजन का जो स्तर था वह विद्यालय की परीक्षाओं से कहीं उच्च था। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। परंतु आगे एक परेशानी आई। गणित से अत्यधिक प्रेम इनके आड़े आने लगा और अन्य विषयों में इनकी रुचि घटने लगी। नतीजा यह हुआ कि 11वीं की कक्षा में यह गणित को छोड़कर बाकी सभी विषय में फेल हो गए। परिणाम स्वरूप इन्हें छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई और इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। ऐसे कठिन समय में भी इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस स्थिति से पार पाने की कोशिश की और इन्होंने गणित के कुछ ट्यूशंस पढ़ाने शुरू किए। वर्ष 1907 में इन्होंने 12वीं की कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, परंतु वहां से भी ये अनुत्तीर्ण हुए और यहीं पे इनकी पारंपरिक शिक्षा दीक्षा समाप्त हो जाती है। विद्यालय छोड़ने के बाद अगले 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा भरा रहा। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, चारों तरफ भयंकर गरीबी थी और ऐसे में रामानुजन के पास कोई नौकरी भी नहीं थी, न ही कोई संस्थान अथवा किसी प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। परंतु इनका ईश्वर के प्रति विश्वास और गणित के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा सदैव इन्हें असामान्य परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को जारी रखने के लिए प्रेरित करते रहे। रामानुजन का यह काल बहुत ही कष्टप्रद रहा। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए, अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। अनेक लोगों से असफल याचना भी करनी पड़ी। वर्ष 1908 में इनके माता पिता ने इनकी विवाह कर दी, परंतु विवाह के बाद सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था, अतः वे नौकरी की तलाश में मद्रास चले आए। परंतु 12वीं की परीक्षा न पास कर पाना इनके मार्ग का एक अवरोध बन के सामने आया। इसी समय इनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह गिर गया और इन्हें डॉक्टर की सलाह पे वापस लौटना पड़ा। ठीक होने के पश्चात ये पुनः मद्रास आते हैं और फिर से नौकरी की तलाश शुरू करते हैं। ये जब भी किसी से मिलते थे तो अपना एक रजिस्टर दिखाते थे जिसमें इनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य लिखे होते थे।
इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। ये बहुत ही बड़े विद्वान और गणित के प्रेमी भी थे। इन्होंने सर रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी करवा दिया। इससे रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। यहाँ 1 साल पूरा होने पर इन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की। सौभाग्य से यहाँ पे काम करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, अतः इन्हें गणित के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। यहाँ पर रामानुजन रात भर जागकर नए नए गणित के सूत्र लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर तक आराम करते थे, फिर दफ्तर के लिए निकल जाते थे। इस प्रकार इनकी यात्रा जारी रही। कई बार ये रात को अपने स्लेट पर खड़िए की सहायता से शोध लिखा करते थे। इससे इनके परिवार वालों को भी काफ़ी समस्याएं आती थी। इसी समय भारतीय और पश्चिमी रहन सहन में एक बड़ी दूरी थी। इस वजह से सामान्यतः भारतीय और अंग्रेजों के बीच आपस में बातचीत करना काफ़ी संकोच भरा हो जाता था, परंतु बिना किसी अंग्रेज गणितज्ञ की सहायता के शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। ऐसे समय में इनके पुराने शुभचिंतक इनके काम आते हैं और रामानुजन द्वारा किए गए कार्यों को लंदन में प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा जाता है। प्रारंभ में तो कुछ विशेष सहायता नहीं मिलती है, परंतु यह होता है कि यह यहाँ से थोड़े लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग इन्हें जानने लगते हैं। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर अय्यर को दिखाए, तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रियता के कारण जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर खोज निकाला है। जिसके बाद रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी के बीच पत्राचार प्रारंभ होता है और यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए युग की शुरुआत होती है। यद्यपि यह समय बहुत ज़्यादा तो नहीं चल सका, परंतु यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था रामानुजन के जीवन का। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों ही के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। उस समय हार्डी अक्सर विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका करते थे, जिसमें से अधिकांश लोगों को 35 नंबर दिए जाते थे। कुछ विशिष्ट लोगों को 60 अंक भी प्रदान किए जाते थे, परंतु रामानुजन वह व्यक्ति थे जिन्हें हार्डी ने पूरे 100 अंक दिए थे। आरंभ में रामानुजन ने जब अपने किए गए शोध को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो पहले उन्हें भी पूरा समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अपने मित्र
गणितज्ञों से सलाह ली तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और इनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और उसमें आगे शोध करने के लिए इन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया, परंतु कुछ व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण प्रारंभ में रामानुजन प्रोफेसर हार्डी की इस आमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। इससे प्रोफेसर हार्डी निराश तो होते हैं, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया था कि रामानुजन को वह इंग्लैंड बुलाकर रहेंगे। इसी समय रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में शोध वृत्ति मिल गई और यह उनके जीवन को कुछ सरल कर गया। इससे उनका शोध कार्य के लिए पूरा समय भी मिलने लगा। इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर लिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने के पहले गणित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिखा था। रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा। वहां प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए पहले से व्यवस्था की हुई थी, अतः उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई, परंतु उनका शर्मीला और शांत स्वभाव कुछ हद तक उन्हें थोड़ी परेशान करता था। वे शुद्ध सात्विक जीवनचर्या जीते थे और अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान वे अधिकांशतः अपना भोजन स्वयं बनाते थे। यह यात्रा उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली, लेकिन वहां की जलवायु और रहन सहन की शैली उनके अधिक अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं थी और रोगी को सैनिटोरियम में रहना पड़ता था। जब डॉक्टरों ने सर रामानुजन को बताया कि उन्हें भी क्षय रोग हो गया है, तो इसके पश्चात इन्हें भी कुछ दिनों तक सैनिटोरियम में रहना पड़ा, परंतु वहां भी इन्होंने गणित के सूत्रों में नई नई कल्पनाएं करना जारी रखा। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ है। पूरे भारत में उनके शुभचिंतकों ने उत्सव मनाया और सभाएं की। इसके पश्चात सर रामानुजन ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले भारतीय भी बने। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छी जगह पर जा रहा है, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टर ने उन्हें भारत वापस लौट जाने की सलाह दी। ऐसे में भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गए। भारत लौटने पर भी
इनका स्वास्थ्य अत्यंत गंभीर होता चला जा रहा था। बीमारी की इस दिशा में भी, ऐसी स्थिति में भी इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इसका उपयोग गणित ही नहीं बल्कि आज चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। इनका गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया और यहां तक कि डॉक्टर भी अब जवाब दे दिए। अंततः रामानुजन के विदा की घड़ी आ गई और 26 अप्रैल 1920 के प्रातः काल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 32 वर्ष थी। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय क्षति था। पूरे देश विदेश में जिसने भी रामानुजन की मृत्यु का समाचार सुना वह स्तब्ध था। इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली हैं। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा के दौरान इन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया। इनका एक पुराना रजिस्टर जिस पे वे अपने प्रमेय और सूत्रों को लिखा करते थे 1976 में अचानक ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में मिला। करीब 100 पन्नों का यह रजिस्टर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसे रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाना जाता है। मुंबई के टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका प्रकाशन भी किया गया। रामानुजन के शोधों के की तरह उनके गणित में काम करने की शैली भी विचित्र थी। वे कभी कभी आधी रात को सोते से जागकर स्लेट पर गणित के सूत्र लिखने लगते थे और फिर सो जाते थे। इस तरह ऐसा लगता था जैसे वे अपने सपने में भी गणित के प्रश्न हल कर रहे हों। रामानुजन के नाम के साथ ही उनकी कुल देवी का नाम भी लिया जाता है। पहले वे गणित का कोई नया सूत्र या प्रमेय पहले लिख देते थे, लेकिन उसकी उत्पत्ति पर उतना ध्यान नहीं देते थे। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता था तो वे कई बार कह देते थे कि ये उन्हें नामगिरी देवी की कृपा से प्राप्त हुआ है। रामानुजन का अध्यात्म के प्रति विश्वास इतना गहरा था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को अध्यात्म का ही एक अंग मानते थे। वे धर्म और अध्यात्म में केवल विश्वास ही नहीं रखते थे बल्कि उसे तार्किक रूप से प्रस्तुत करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार न मिले। सर रामानुजन के इसी विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।